हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम जो हमारा अरेस्ट का चैप्टर है फिफ्थ, उसके रिमेनिंग सेक्शंस एज 47 से लेके 60 तक कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 47 से। सेक्शन 47 कहता है सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड, यानी कि जिसको आपने अरेस्ट करना है उस जगह पे जहाँ पे वो है उसका सर्च लेना, उसको उस प्लेस पे जाना आपका, यानी कि ऑफिसर का। ठीक है, तो क्या करेगा देखिए। अब इसमें 3 सब सेक्शन है, तीनों में अलग अलग चीज़ें बोली हुई हैं, तो देखते हैं क्या है इसमें। पहले में कहता है अगर एक पर्सन, ठीक है, वारंट ऑफ अरेस्ट उसके पास है या कोई पुलिस ऑफिसर उसके पास अथॉरिटी है अरेस्ट करने की, दोनों चीज़ें बता दी हैं। यानी कि या तो आपके पास अरेस्ट वारंट हो, ठीक है, यानी और या फिर पुलिस ऑफिसर ऐसा है कि उसके पास अथॉरिटी है अरेस्ट करने की। ठीक है, तो उस जगह पे आप जाएंगे और जो पर्सन है उसे आप अरेस्ट करेंगे, तो उस जगह को आप सर्च कर सकते हो उस पर्सन को पकड़ने के लिए। ठीक है, और जो भी पर्सन को आप जाएंगे तो आप सबसे पहले डिमांड करते हैं, ठीक है, कि इस पर्सन को हमने अरेस्ट करना है और हमें जो भी रीज़नेबल फैसिलिटी हैं सर्च में वो अफोर्ड करवाई जाए। ठीक है, तो फर्स्ट में एक सिंपल तरीका जो होता है वो बताया गया है। सेकंड में अब आया है फोर्स का यूज़। ठीक है, इफ़ इनग्रेस टू सच प्लेस कैनॉट बी ऑब्टेन्ड, यानी कि ऊपर जो सबसेक्शन 1 में बोला कि इनग्रेस जो प्लेस में आप नहीं जा पा रहे, यानी कि आपको वहाँ पे जाने नहीं दिया जा रहा है, रोका जा रहा है पर्सन को पकड़ने के लिए, तो फिर सेकंड में फोर्स यूज़ होगी, तो उसके बारे में बताया है। तो लॉफुल होगा, इट शैल बी लॉफुल इन एनी केस फॉर अ पर्सन एक्टिंग अंडर अ वारंट। ठीक है, वारंट यानी कि अरेस्ट वारंट जिसके पास है तो वो क्या करेगा, in any case which a warrant may issue but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity of escape for a police officer to enter such place and search, and in order to effect an entrance into such place to break open any door or inner door or window of any house or place, whether that of the person to be arrested or of any other person। यानी कि देखिए, फर्स्ट में काम नहीं बना, सेकंड में आके आप फोर्स यूज़ कर सकते हैं, कितना, जितना रिक्वायरमेंट है उस पर्सन को पकड़ने के लिए। ठीक है, आप क्राइम पेट्रोल वगैरह देखते हैं, उसमें आपने देखा होगा उसके पीछे भाग, जैसे वो पीछे मान लो विंडो से निकल गया, ठीक है, तो आपको ये हक देता है कि ब्रेक कर सकते हो आप डोर या विंडो को। ठीक है, प्रोवाइज़ो जहाँ जहाँ चलेंगे वहाँ पे फीमेल के बारे में जिक्र होता है। ठीक है, सेकंड में वही कह रहा है, फीमेल अगर होती है, ठीक है, हु अकॉर्डिंग टू कस्टम डजंट अपीयर इन पब्लिक, ठीक है, माना जाता है कस्टम के अकॉर्डिंग वो पब्लिक में अपीयर ऐसे नहीं हो रही है, तो एंटर होने से पहले उस फीमेल को बताया जाएगा कि वो लिबर्टी पे है टू विड्रॉ एंड शेल अफोर्ड फॉर एवरी रीजनेबल फैसिलिटी फॉर विड्रॉइंग एंड मे देन ब्रेक ओपन द अपार्टमेंट, यानी कि वो हट जाए एक तरह से और फिर वो तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उस थर्ड में फिर ऑथराइज्ड करता है कि कोई पुलिस ऑफिसर या कोई और पर्सन जो ऑथराइज्ड है जो अरेस्ट कर रहा है वो इनर और आउटर विंडो जो भी होती है उनको तोड़ सकता है। ठीक है, तो ये 47 में मेनली आप एक वर्ड याद रखना, सर्च, प्लेस का सर्च होना। सेक्शन 48 कहता है परस्यूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिस्डिक्शन, कहता है पुलिस ऑफिसर जो है अरेस्ट करने के लिए किसी भी जगह पे जा सकता है इंडिया में। तो एनी प्लेस इन इंडिया प्रले में पूछ लेते हैं, 48 से याद रखना। देखो 46 मैंने पिछली वीडियो में बताया था अरेस्ट कैसे होता है। ठीक है, अरेस्ट हाउ में टच कन्फाइन वगैरह का, उसी से रिलेटेड 47 जगह का सर्च करना। ठीक है, जगह पे नहीं मिला तो बाहर चले गए, एक स्टोरी की तरह बता रही हूँ, मतलब बाहर मतलब इंडिया में कहीं पे भी, तो 48, 45, 46, 47, 48 रिलेट करते हैं।
फिर कहता है सेक्शन 49 में, नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। जिस पर्सन को आप अरेस्ट कर रहे हो, जितना ज़रूरी है कि वो भागे ना, उतना ही आप उस पर फोर्स वगैरह, रिस्ट्रेंट वगैरह यूज़ करें। ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना ही होगा जितना वो भागे ना, सिंपल। सेक्शन 50 और 50A बात करता है राइट्स के बारे में। ठीक है, ये राइट्स हैं, आ जाते हैं क्वेश्चन कि उसके क्या क्या राइट्स हैं रिगार्डिंग जो अरेस्टेड पर्सन है। तो हमने एक 41D में पढ़ा है ना कि अपने जो चॉइस का एडवोकेट है वो ड्यूरिंग इंटेरोगेशन रख सकता है, वहाँ पे मिल सकता है। उसी तरह से 50 है, 50A है। ठीक है, ये क्वेश्चंस इस तरह से, तो आपको 2-3 सेक्शंस इसमें लिखने पड़ेंगे कि उसके क्या क्या राइट्स हैं। तो 50 में देखो क्या कह रहा है, जो पर्सन आप अरेस्ट करते हो उसको आप ग्राउंड बताओगे अरेस्ट के। फर्स्ट और सेकंड सब सेक्शन में, फर्स्ट में कहता है आप ग्राउंड बताओगे, जिस जिस ग्राउंड पे आप उसको अरेस्ट कर रहे हो, और ऑफेंस बताओगे कि भाई आपको इस ऑफेंस, इस सेक्शन के तहत आपको पकड़ा गया है। अब ठीक है, सेकंड में फिर कहता है अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो आप उसको बताओगे कि आप लिबर्टी पे हो, आप एंटाइटल्ड हो, आप बेल पे रिलीज़ हो सकते हो, और आप श्योरिटीज़ वगैरह जो भी हैं अरेंज कर सकते हो। तो ये 50 बात करता है, राइट्स में आ जाता है। हरियाणा के प्रीलिम में भी आ चुका है ये 2017, डायरेक्ट नंबर पूछा हुआ था सेक्शन 50। ठीक है, प्रोविज़न दे के सेक्शन नंबर पूछा था। तो ध्यान रखना, हरियाणा में सेक्शन नंबर के 8-10 क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। ज़रूरी नहीं रेगुलर में आए, लेकिन पूछ लेते हैं। तो आपको ये ना याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। 41D, 50, 50A। अब देखो 50A में क्या कहता है, ये कह रहा है कि ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट एटसेट्रा टू ए नॉमिनेटेड पर्सन। ठीक है, यानी कि जो पर्सन आप अरेस्ट कर रहे हो वो अपना अरेस्ट वगैरह किसी पर्सन को बता सकता है, टू ए नॉमिनेटेड पर्सन। 2005 में ये ऐड हुआ था। इसके देखो 4 सब सेक्शन है। पहले में क्या कह रहा है, पुलिस ऑफिसर या कोई दूसरा पर्सन जिसने अरेस्ट किया है वारंट के अंदर, वो अरेस्ट की बातें जो है उसको बताए, बातें कह रही हूँ, उसका अरेस्ट जो हुआ है, उस जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उससे बताएगा कि जो भी आप नॉमिनेट करते हो पर्सन, कौन अरेस्टेड, जिसको आपने अरेस्ट किया है, वो किसी फ्रेंड, रिलेटिव या कोई और पर्सन को जो चाहता है उसको डिस्क्लोज करे कि भैया मुझे अरेस्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये कहता है सब सेक्शन 1, नॉमिनेटेड बाय अरेस्टेड पर्सन टू फ्रेंड्स, रिलेटिव और सच अदर पर्सन, उसको अरेस्ट के बारे में बता सकता है कि यहाँ मुझे पकड़ा है और जहाँ मुझे ले जाया गया है। ठीक है, प्लेस बता सकते हो। सेकंड में देखिए क्या कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर जो है अरेस्टेड पर्सन को उसके राइट्स के बारे में जैसे ही पुलिस स्टेशन लाए बताएगा, उसकी ये ड्यूटी बनती है। ध्यान रखनी, यहाँ शैल यूज़ हुआ है, मैंडेटरी है। थर्ड कहता है अब पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, जिसको भी उसने नॉमिनेट किया है, इन्फॉर्म करवाया है पुलिस के थ्रू, उसकी एंट्री आप कर लेंगे। कौन? पुलिस ऑफिसर। ठीक है, और इस फॉर्म में जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है। फोर्थ में कहता है मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी होती है जिसके सामने उसको अरेस्ट पर्सन को लेके आए कि जो ऊपर ये सेकंड थर्ड जो हैं राइट्स वाली और एंट्री हुई है, इसके रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हुए ना हुई हैं, नहीं हुई हैं, इनको कंफर्म कौन करेगा? मैजिस्ट्रेट। फोर्थ में मैजिस्ट्रेट की बात कर रहा है, एक वर्ड से अगर याद रखें तो। सेक्शन 51 में कहा है सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अब 47 में हमने क्या पढ़ा? प्लेस का सर्च। 46 में क्या पढ़ा? अरेस्ट कैसे करते हैं। 51 में है जो अरेस्ट कर लिया उसका सर्च। ठीक है, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। तो 2 सब सेक्शन है। देखो पहले में क्या कह रहा है, सर्च किया जाएगा पर्सन का, यहाँ मैंने पियर्सन लिख दिया, पर्सन आएगा ये। ठीक है, और जो भी उसके पास चीज़ें हैं जो उसने पहना हुआ है जो ज़रूरी है, उसे छोड़ के जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, मान लो उसने कोई ऑर्नामेंट्स वगैरह पहन रखे हैं या कुछ भी और चीज़ है उसके पास पाई जाती है, तो वो
एक लिस्ट बना के अपने पास रख लेंगे। कौन? पुलिस ऑफिसर। Whenever a person is arrested by a police officer under a warrant which does not provide for the taking of bail, or under a warrant which provides for the taking of the bail but the person arrested can't furnish bail, यानी कि या तो अरेस्ट वारंट ऐसा है जिसमें बेल प्रोवाइड नहीं है, नॉन बेलेबल हो सकता है, ठीक है, और वारंट में जो है बेल का मतलब बेल उसने अप्लाई नहीं की, जो पर्सन अरेस्टेड है वो नहीं कर सकता फर्निश बेल। उस सिचुएशन में बोला है कि उसके जो भी वो पहने हुए है उस चीज़ की लिस्ट बनाई जाएगी, जो भी कस्टडी में पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में फिर वो रहेंगे, ठीक है। जो भी, अब एक वर्ड लिखा है अदर देन नेसेसरी वियरिंग अपैरल, यानी कि पहने हुए कपड़े नहीं, जो भी उससे अलग जो चीज़ें मिलेंगी उसकी लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो कह रहा है सबसेक्शन 2 फीमेल के बारे में। जो फीमेल का सर्च होगा कौन करेगी? फीमेल करेगी, विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 52, 51 से ही रिलेट कर लेना। सर्च हो गया पर्सन का, अगर उसके पास कुछ वेपन है, ठीक है, मान लो जब उसे पकड़ा था तो उसके पास कुछ वेपन थे तो वो सीज़ करेगी 52 में। तो 51, 52 ये ऐसे रिलेट करना, ये ऐसे याद रहेंगे। डायरेक्ट अगर सेक्शन नंबर पूछे हुए हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में तो अब भी आ सकते हैं, जैसे मान लो 52 में क्या है या वेपन सीज किस सेक्शन में होते हैं ऐसे पूछ लिया, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रही हूँ, सेक्शन नंबर इस चैप्टर के आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। ऑफिसर या जो अरेस्ट कर रहा है वो पर्सन जो है, अगर अरेस्टेड जो हम अरेस्ट कर रहे हैं जिस पर्सन को, उसके पास कोई वेपन मिलता है तो फिर वो कोर्ट में या जो ऑफिसर है उसके पास जो कस्टडी उनकी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 53। सेक्शन 53 में देखिए क्या कह रहा है, एग्जामिनेशन। 53 और 54 एग्जामिनेशन के बारे में है, डिफ्रेंशिएट ऐसे करेंगे। सेक्शन 53 में जो एग्जामिनेशन है एक्यूज्ड का है, 54 में है अरेस्टेड पर्सन का, और ठीक है दोनों को 53, 54 में, यानी कि 53 में तो एक्यूज्ड मान लिया। अब क्या होता है कई बार पर्सन को वैसे अरेस्ट करते हैं, उस पर चार्ज वगैरह किसी ऑफेंस के लिए चार्ज नहीं लगता है, वैसे उसको अरेस्ट करते हैं, तो इसीलिए 54 को ले लिया। और 53 में 53A में है जो रेप का एक्यूज्ड है उसके लिए अलग से प्रोविज़न है, ठीक है। तो ऐसे 53, 53A, 54 को लिया है। सेक्शन 53 में कहता है एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। फर्स्ट सबसेक्शन में कहता है जब भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, देखो वर्ड ध्यान रखना, चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, और इस तरह का ऑफेंस ऐसा है कि, और लगता है किसे? पुलिस ऑफिसर को, भाई जो इसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तो ये हमारे लिए बाद में एविडेंस का काम करेंगे। उस केस में वो रिक्वेस्ट करेगा मेडिकल प्रैक्टिशनर को कि इसका जो है क्या किया जाएगा, एग्जामिनेशन करवाया जाए, ठीक है। तो वो एग्जामिनेशन कौन करेगा? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये एक्सप्लेनेशन की बी में पढ़ना, 2H में जो क्वालिफाई करेगा इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 में, उसके पास आप करवाएंगे एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ SI। गुड फेथ में होना ज़रूरी है। सेकंड में वही बात कर रहा है, फीमेल एग्जामिनेशन टू बी बाय फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि डॉक्टर जो होगी फीमेल होगी, अगर फीमेल का एग्जामिनेशन हो रहा है, फीमेल एक्यूज्ड है तो। एक्सप्लेनेशन भी इम्पॉर्टेंट है, मान लो पूछ ले रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन से वाला, तो आप बताएंगे 53 की सेकंड की एक्सप्लेनेशन बी में कि जो 2H की क्वालिफिकेशन इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत रखेगा उसके पास करवाया जाएगा। ए में एग्जामिनेशन में सिंपल है, मैंने लिखा नहीं है, ब्लड सैंपल वगैरह लेना, ब्लड स्टेन, सीमन, सेक्सुअल ऑफेंसेस में है स्वैब वगैरह, ठीक है, स्वेट, हेयर सैंपल, फिंगर नेल क्लिपिंग, DNA वगैरह, ये सब कुछ लिया जाएगा।
तो ये दो डिफाइंड हैं 53 में, ध्यान रखिएगा। जो आगे 53A में 54 में एग्जामिनेशन है, उसमें भी सेक्शन 53 की जो एक्सप्लेनेशन है वही काम करेगी, यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, सेक्शन 53A ऐड हुआ है 2005 में। तो इसमें है रेप का जो एक्यूज्ड, हालांकि सारे तरह के एक्यूज्ड 53 में आ गए, है ना, लेकिन इंस्टीट्यूट किया 53A कि जो रेप का एक्यूज्ड होगा उसको 53 में नहीं, उसे 53A में एग्जामिन किया जाएगा। तो फर्स्ट सबसेक्शन में कह रहा है, देखो ये ध्यान रखना, ऑफेंस पूछ लेते हैं। आपको लगेगा कि रेप का एक्चुअल ऑफेंस नहीं, अटेम्प्ट जो करेगा रेप का उसको भी इसमें लाए हैं, तो दोनों हो गए, या तो रेप या फिर अटेम्प्ट टू कमिट रेप। अगर रीजनेबल ग्राउंड्स लगते हैं पुलिस ऑफिसर को, तो वो क्या करेगा, जहाँ पे ऑफेंस हुआ है उसके 16 किलोमीटर, वर्ड ध्यान देना, फ्रॉम द प्लेस वेयर द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड दैट एरिया विद इन 16 किलोमीटर, विद इन द रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर, यानी कि जहाँ ऑफेंस हुआ है उससे 16 किलोमीटर के अंदर अंदर जो है प्रैक्टिशनर उसके पास लेके जाएंगे। ये इसीलिए है, देखो कम एरिया इसमें 16 किलोमीटर, तो यूँ है कि 10-11 मिनट के अंदर जल्द से जल्द पहुंचा जा सकता है वहाँ पे, है ना। और ये इसीलिए किया गया है फिक्स, क्योंकि क्या होता है जब रेप का एक्यूज्ड है तो उसमें जो एविडेंस हैं वो ख़राब न, वो टेम्पर नहीं कहूँगी, वो एविडेंस जो हैं उनको स्ट्रिक्टली जो है फॉलो हो जाएं, उसके जो रूल्स होते हैं, ठीक है, सीमन स्वैब वगैरह जो भी मिलेगा, अगर ज़्यादा दूर लेके जाते हैं तो ये हो सकता है कि फिर जो उनकी ऑथेंटिसिटी है वो ना रहे, इसीलिए ये किलोमीटर को कम रखा गया है, लॉजिक है इसका, ठीक है। नहीं तो 53 में नहीं बताया है ना, उसमें हमने कोई रेडियस नहीं पढ़ा, 53A में हम पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ही रेप एक्यूज्ड के लिए किया गया है, दैट्स वाई। तो फर्स्ट सबसेक्शन में यही बात है, मेन इसमें यही बात थी जो मैंने आपको बताई कि ऑफेंस क्या है और कौन करेगा, रिक्वेस्ट कौन करेगा, पुलिस ऑफिसर, रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी। इन दोनों से पीटी प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड में देखिए, रिपोर्ट जब भी तैयार होगी तो उसमें सेकंड में जो है पर्टिकुलर्स होंगे। यहाँ पे पर्टिकुलर्स कैसे, नेम एड्रेस उसका, एक्यूज्ड का, एज, कोई इंजुरी तो नहीं है, डीएनए लिया है या नहीं। थर्ड में जो है वो होगा रीज़न जो होगा कंक्लूजन का, उसकी रिपोर्ट तैयार होगी। फोर्थ में कमेंसमेंट कब स्टार्ट हुआ, कब कंप्लीट हुआ। देखो 164A जब रेप के विक्टिम का होता है मेडिकल, मैंने उसमें भी आपको ये सब बातें बताई थी, तो यही सेम 53A में है, शायद मैंने लिखवाया भी होगा आपको उस वीडियो में, ठीक है। यही इसमें आएगा। फोर्थ में कब शुरुआत की, जब एग्ज़ामिनेशन हुआ और कब ख़त्म हुआ, सारी टाइमिंग। और फिफ्थ में देखो ये ध्यान रखने वाली बात है, 173 के 5 के ए में, यानी कि 173 किससे डील कर रहा है, पुलिस रिपोर्ट से, वहाँ पे फॉरवर्ड किसे किया जाएगा, मैजिस्ट्रेट को। तो यहाँ पे 153A के 5th सबसेक्शन में आ गया। 54 अब बताया मैंने आपको, एग्जामिनेशन किसका, अरेस्टेड पर्सन का। अब यहाँ पे देखो ऑफेंस यूज़ नहीं हुआ ना, व्हेन एनी पर्सन इज़ अरेस्टेड ही शैल बी एग्जामिन, यानी कि कोई ऑफेंस में नहीं, वैसे भी अरेस्ट कर लिया है, कोई चार्ज नहीं लगा है, तो फिर क्या होगा, मेडिकल ऑफिसर उसको एग्जामिन करेगा जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की उसके अंडर में मेडिकल ऑफिसर उसके सर्विस में है, ठीक है। और प्रोवाइडेड में फिर वही फीमेल अरेस्ट होती है तो फीमेल मेडिकल जो ऑफिसर होगी वो करेगी। सेकंड में कहता है उसकी रिकॉर्ड जो है एग्ज़ामिनेशन का वो प्रिपेयर किया जाएगा, कुछ इंजरी है, वायलेंस हुई है अरेस्टेड पर्सन पे, वो भी वहाँ लिखी जाएगी। थर्ड में बात कर रहा है कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, किस किस को, जो पर्सन अरेस्ट हुआ है या उसने कोई नॉमिनेट किया है उसको, और लिखा है तो इन दोनों में से एक लिया जा सकता है। सेक्शन 54A कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, 2005 में ऐड हुआ है। किसकी आइडेंटिफिकेशन, ये ध्यान रखना इस सेक्शन में, ठीक है। किसकी आइडेंटिफिकेशन, जो पर्सन है जो आइडेंटिफाई करेगा वो एक्यूज्ड नहीं,
यानी कि एक्यूज्ड का आइडेंटिफिकेशन, अरेस्टेड पर्सन का आइडेंटिफिकेशन कौन, कोई दूसरा पर्सन करे, ये कहा है 54A में। व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड, ठीक है, अरेस्ट कर लिया, अब उसका आइडेंटिफिकेशन करवाना है किसी और पर्सन से, विटनेस है या वैसे ही कोई पर्सन है, तो वो आएगा 54A में। प्रोवाइजो इसके इम्पॉर्टेंट हैं। मान लो जो आइडेंटिफाई करने वाला बंदा है वो मेंटली या फिजिकली डिसेबल है, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सुपरविजन में आइडेंटिफिकेशन होगी। ये है इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम। एंड प्रोवाइडेड फर्दर, एंड दे आर बोथ, यानी कि प्रोवाइडेड एंड प्रोवाइडेड फर्दर आर एडिड इन 2013, ये भी ध्यान रखना। प्रोवाइडेड फर्दर में कहता है पर्सन जो आइडेंटिफाई कर रहा है वो मेंटली या फिजिकली अगर डिसेबल्ड है तो वीडियोग्राफ भी होगा, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। जेएम करेगा, ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर, यही वाला पर्सन मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड है तो वो वीडियोग्राफ होगा, दोनों चीज़ें। तो ये प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है सेक्शन 55। सेक्शन 55 में सबऑर्डिनेशन है। प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी कि ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, उसके अंडर में कोई सबऑर्डिनेट है तो वो भी अरेस्ट करेगा। वो अथॉरिटी राइटिंग में जाएगी कि ये जो सबऑर्डिनेट पर्सन है ये अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के। पूरे सेक्शन 55 के 1 में यही बात है। और सेकंड में कहता है कि जो भी इस सब सेक्शन में ऊपर पढ़ा वो 41 के जो हमने पढ़ा था ना अरेस्ट विदाउट वारंट, उसको अफेक्ट नहीं करेगा। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बस ये ध्यान रखना, सबऑर्डिनेशन से याद रखना। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम में डायरेक्ट पूछते हैं 55A, क्योंकि ये ऐड हुआ है 2009 में। ये याद रखना, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन, यानी कि जो एक्यूज्ड है, देखो ये बात ध्यान रखना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे लगा। 55A में तो ऊपर लिख दिया बेयर एक्ट में हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन, और इसका अंदर जब पढ़ते हैं तो लिख दिया ड्यूटी ऑफ द पर्सन हैविंग द कस्टडी ऑफ एक्यूज्ड। या तो यहाँ पे भी अरेस्टेड पर्सन लिखते, ऊपर तो अरेस्टेड पर्सन लिख दिया और अंदर लिख दिया एक्यूज्ड, तो थोड़ा सा मुझे ये लगा कन्फ्यूजन। अगर ब्रॉड करना था अरेस्टेड का तो अंदर मेरे हिसाब से कस्टडी ऑफ अरेस्टेड पर्सन लिखना चाहिए था। तो चलो जैसे है, तो ड्यूटी होगी जो पर्सन अरेस्ट कर रहा है उसकी, कि जो अरेस्ट हुआ है उसका हेल्थ और सेफ्टी जो भी है उसका ध्यान रखें, ठीक है। 56 और 57 को इकट्ठे पढ़िएगा। सिंपली 56 में तो ये कहता है बिना देरी किए उसे मैजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा। 56 में तो बात है ये, ठीक है। और 57 में देखो, 57 को आप 24 आवर्स से रिलेट करते हैं, लेकिन ध्यान रखना एक बात, इसमें दो बातें हैं। पुलिस ऑफिसर कह रहा है कि जब डिटेन करता है बिना वारंट के, पहले तो ये कहा है कि लॉन्गर पीरियड के लिए नहीं रखेगा, ठीक है। नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी ऑफ अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। फिर लिख दिया एंड, और ऐसा पीरियड पहले है रीजनेबल पीरियड होना चाहिए। उसके बाद लिखा है अगर कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं है मैजिस्ट्रेट का, यानी कि एक्सेप्शन है, यानी कि बात ये है कि अगर मैजिस्ट्रेट कोई स्पेशल ऑर्डर दे दे तो 24 घंटे से ज़्यादा वाला टाइम भी हो सकता है, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। तो वही कह रहा है कि सच पीरियड, अगर एब्सेंस है किसी मैजिस्ट्रेट का स्पेशल ऑर्डर तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे ले जाना होगा मैजिस्ट्रेट के पास। जर्नी वाला टाइम एक्सक्लूड कर दें। कौन सी जर्नी होगी? जहाँ से उसे अरेस्ट किया और कोर्ट लेके गए, वो वाली जर्नी माइनस हो जाएगी टाइम में से, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना। 57 को हम 24 में पढ़ लेते हैं, मेन प्रोविज़न यही है, लेकिन थोड़ा सा आप अंदर ध्यान देंगे तो एक्सेप्शन भी लिखी है। स्पेशल ऑर्डर भी मैजिस्ट्रेट दे सकता है फॉर लॉन्गर पीरियड बट रीजनेबल। देखा ऊपर लिख दिया ना, लॉन्गर पीरियड देन ऑल द अदर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इज रीजनेबल। नेक्स्ट है जी सेक्शन 58। सेक्शन 58 है प्रीलिम के लिए। क्या आता है प्रीलिम का इसमें?
कि जब भी ऑफिसर इंचार्ज जिन पर्सन को अरेस्ट करेगा, ठीक है, किन को, बिना वारंट के, तो वो इंफॉर्मेशन, वो रिपोर्ट वो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज किसको देगा, डीएम या फिर एसडीएम। अगर उसको कोई ऑर्डर या डायरेक्शन मिली है तो डीएम और एसडीएम को मिलेगा। ये प्रीलिम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद नहीं आ रहा है किस उसमें था, ये प्रीलिम में पर क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है। तो रिपोर्ट किस चीज़ की देगा, दैट पर्सन, दीज आर पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट बाय अस, ओके। सेक्शन 59 है डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड। तो डिस्चार्ज पर्सन्स का कब कर सकते हैं, बॉन्ड, बेल और मजिस्ट्रेट के स्पेशल ऑर्डर पे, 3 चीज़ों में कर सकते हैं। नेगेटिव में लिखा हुआ है, मैंने पॉजिटिव में पढ़ दिया, इसमें नो पर्सन लिखा हुआ था, पढ़ेंगे जब आप डायरेक्ट कि डिस्चार्ज नहीं करेंगे एक्सेप्ट ऑन बॉन्ड, बेल एंड स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। पॉजिटिव में पढ़ेंगे तो बॉन्ड, बेल, स्पेशल ऑर्डर पे डिस्चार्ज कर सकते हैं। सेक्शन 60 है पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रीटेक। क्या कह रहा है, मान लो कस्टडी से भाग जाए तो उसे आप इंडिया में कहीं भी अरेस्ट कर सकते हैं। सेकंड में कहता है 47 के जो प्रोविज़न पीछे पढ़ के आए हैं वो फिर उस पर अप्लाई होंगे। 47 में क्या था, सर्च ऑफ प्लेस, अभी स्टार्टिंग में सेक्शन था, तो वो जो है प्रोविज़न अप्लाई हो जाएंगे। लास्ट सेक्शन है 60A, लिख लेना, 2009 में ऐड हुआ। आप अरेस्ट नहीं करेंगे, क्या कह रहा है, आप अरेस्ट नहीं करेंगे, नेगेटिव में है, कर सकते हैं, कैसे, इस जो सीआरपीसी के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग या कोई और कानून है जो बताता है कि इस तरह से अरेस्ट करना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। पॉजिटिव में लें तो इनमें अरेस्ट कर सकते हैं, नेगेटिव में लें तो अरेस्ट नहीं कर सकते, ओनली इसमें कर सकते हैं। दोनों तरह से पढ़ेंगे सेम बात निकलेगी। तो हमारा 60A तक कवर हो गया है, इसके साथ ही चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है। और मैंने प्लेलिस्ट में ये जो 5-6 वीडियो थी ये अलग से डाल दी हैं सेक्शन नंबर वाइज। अब 1 से लेके 203 तक मैंने ऑलमोस्ट हाफ सीआरपीसी करवा दिया है, आप रिवाइज कर सकते हैं। एक वीडियो में सीआरपीसी के प्रीलिम से पहले वो डालूंगी 204 से 210, क्योंकि उसके प्रीलिम के क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए वो मैंने प्रिपेयर की है। नेक्स्ट वीडियो वही आएगी। तो 1 से लेके 210 तक सीआरपीसी हमने कंप्लीट करवा दी है। प्लेलिस्ट में जाके आप देख लें, सीआरपीसी मैंने सीरियल वाइज डाल दिया है ताकि आप बार बार ऐसे ढूंढे ना, ठीक है। तो रिवाइज़ कीजिए, पढ़िए गाइस और जज बनिए। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट। एंड वीडियो समझ में आई हो, आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।